ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जाता रहा है कि आखिर बच्चे अपने माता-पिता जैसे क्यों दिखते हैं। आज हम इसी पुरानी पहेली को सुलझाने की कहानी जानेंगे और देखेंगे कि कैसे एक साधु ने अपने बगीचे में लगे मटर के पौधों से विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझा दिया। चलिए एक हैरान करने वाले फैक्ट से शुरू करते हैं। सोलोमन आइलैंड के लोगों की त्वचा तो गहरी होती है, लेकिन उनमें से लगभग 10% लोगों के बाल प्राकृतिक रूप से सुनहरे होते हैं। ये जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता की दुनिया का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है, जो हमें दिखाता है कि गुण कभी-कभी कितने अनोखे तरीकों से सामने आते हैं। देखिए, बहुत लंबे समय से लोग ये तो जानते थे कि बच्चों में माता पिता के गुण आते हैं, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है, नियम क्या है, ये कोई नहीं जानता था। एक आम सोच ये थी कि माता पिता के गुण बच्चों में ऐसे मिल जाते हैं जैसे दो रंग मिलकर कोई तीसरा रंग बना देते हैं। पर असल कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प थी। और यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की। एक ऐसा इंसान जिसने इस रहस्य की तह तक जाने के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। मिलिए ग्रेगर मेंडल से। वो सिर्फ एक पादरी नहीं थे, बल्कि एक ट्रेन्ड साइंटिस्ट भी थे। सोचिए, उनके पास फिजिक्स, मैथ्स और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान तीनों का ज्ञान था। इसी वजह से वो इस पहेली को सुलझाने के लिए एकदम सही इंसान थे। उन्होंने आनुवंशिकता को किसी किस्मत या संयोग की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे विज्ञान की तरह देखा जिसे समझा जा सकता है। मेंडल की ये जो कामयाबी थी, ये कोई तुक्का नहीं थी। ये उनके बहुत ही सावधानी से किए गए एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा था। उन्होंने हर एक चीज को, हर एक गिनती को बहुत ही ध्यान से रिकॉर्ड किया। हजारों पौधे और सालों की मेहनत लगी थी इसमें। तो मेंडल ने अपनी इस बड़ी जांच के लिए चुना किसे? किसी बहुत मुश्किल जीव को नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण से मटर के पौधे को। और मटर का पौधा मतलब एक परफेक्ट चॉइस था। क्यों? क्योंकि इसे उगाना आसान था, इसकी लाइफ साइकिल छोटी थी और सबसे जरूरी बात, इसके गुण एकदम साफ साफ दिखते थे। जैसे बीज या तो गोल थे या झुर्रीदार, फूल या तो बैंगनी थे या सफेद, कोई बीच का रास्ता नहीं था। इससे मेंडल के लिए डेटा को ट्रैक करना बहुत आसान हो गया और यही उनकी सफलता की एक बड़ी वजह बना। मेंडल का एक्सपेरिमेंट था तो सिंपल लेकिन जीनियस था। पहले उन्होंने एक शुद्ध गोल बीज वाले पौधे को एक शुद्ध झुर्रीदार बीज वाले पौधे से क्रॉस कराया। अब हैरानी की बात यह थी कि पहली पीढ़ी यानी F1 में सारे के सारे बीज गोल निकले। ऐसा लगा जैसे झुर्रीदार होने का गुण हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। लेकिन फिर उन्होंने इन F1 पौधों को आपस में ही परागण करने दिया और F2 पीढ़ी में वो गायब हुआ गुण वापस आ गया। जब मेंडल ने बीजों को गिना तो उन्होंने एक कमाल का पैटर्न देखा। हर 3 गोल बीज के लिए लगभग एक झुर्रीदार बीज था। ये 3:1 का अनुपात कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक कोड था, एक बहुत बड़ा सुराग। और यही 3:1 का अनुपात वो चाबी थी जिसने आनुवंशिकता के नियमों का ताला हमेशा के लिए खोल दिया। इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेंडल को समझ आया कि गुण आपस में घुल-मिल नहीं जाते, जैसा कि सदियों से सोचा जा रहा था। वो अलग-अलग पैकेट की तरह होते हैं जो माता-पिता से बच्चों में जाते हैं। आज हम इन पैकेट्स को जीन कहते हैं। कुछ पैकेट दूसरों पर हावी हो सकते हैं, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होते। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। मेंडल ने इन इकाइयों या पैकेट्स के अलग-अलग वर्जन का आइडिया दिया, जिसे आज हम एलील कहते हैं। तो बीज के आकार वाले जीन के लिए एक गोल वाला एलील होता है और एक झुर्रीदार वाला एलील होता है। और यहीं से F1 पीढ़ी वाली पहेली सुलझती है। असल में गोल बीज वाला अलील डोमिनेंट यानी प्रभावी था। उसने झुर्रीदार बीज वाले रिसेसिव यानी अप्रभावी अलील के असर को बस छिपा दिया था। पौधा झुर्रीदार तभी होता है जब उसके पास रिसेसिव अलील की दोनों कॉपी हों। तो फिर F2 पीढ़ी में वो झुर्रीदार गुण वापस कैसे आया? यहाँ मेंडल का दूसरा नियम काम करता है। जब F1 पौधे प्रजनन कोशिकाएं बनाते हैं तो गोल और झुर्रीदार अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसका मतलब ये था कि एक ऐसी संतान पैदा हो सकती थी जिसे अपने दोनों माता पिता से झुर्रीदार वाला अलील ही मिले। इस आइडिया को और साफ करने के लिए वैज्ञानिकों ने जीनोटाइप शब्द बनाया। ये किसी भी जीव का अंदरूनी जेनेटिक कोड है, यानी उसके पास कौन कौन से एलील हैं। और जो गुण हमें असल में बाहर से दिखाई देता है, जैसे कि गोल बीज, उसे फिनोटाइप कहते हैं। ये जीनोटाइप का बाहरी नतीजा है। तो इसे ऐसे समझिए,
जीनोटाइप एक रेसिपी बुक में लिखी हुई रेसिपी है और फिनोटाइप वो केक है जो उस रेसिपी से बनकर तैयार होता है। हो सकता है दो पौधों का फिनोटाइप एक जैसा हो, यानी दोनों के बीज गोल हों, लेकिन उनका जीनोटाइप अलग-अलग हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मटर के पौधों पर की गई इस खोज का हम इंसानों से क्या लेना देना है? जवाब है बहुत गहरा लेना देना है। मेंडल के सिद्धांत यूनिवर्सल हैं। वो सिर्फ मटर के पौधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे इंसानी जेनेटिक्स की भी बुनियाद हैं। हमारी आंखों के रंग से लेकर सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों के खतरे तक सब कुछ इन्हीं बुनियादी नियमों पर चलता है। कमाल की बात यह है कि हम इन नियमों का इस्तेमाल करके जेनेटिक नतीजों की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। ये पनित स्क्वायर हमें दिखाता है कि अगर दो माता-पिता जो दोनों एल्बिनिज्म के लिए रिसेसिव एलील के कैरियर हैं, उनके बच्चे होते हैं तो क्या-क्या संभावनाएं हैं? तो नतीजे क्या हैं? हर बच्चे के लिए एल्बिनिज्म के साथ पैदा होने की 25% संभावना है और सामान्य फिनोटाइप के साथ पैदा होने की 75% संभावना। देखिए, ये फिर से वही 3:1 का अनुपात है जो मेंडल ने अपने मटर के पौधों में देखा था। है ना कमाल की बात? लेकिन जानते हैं दुख की बात क्या है? मेंडल को अपने जीवन काल में उनके इस शानदार काम का श्रेय कभी नहीं मिला। उन्होंने अपने नतीजे 1866 में छापे थे, लेकिन 30 साल से भी ज्यादा समय तक दुनिया ने उनके काम की अहमियत को नहीं समझा। 1900 में जब इसे दोबारा खोजा गया, तब जाकर जेनेटिक्स की फील्ड में एक क्रांति आई। तो संक्षेप में कहें तो मेंडल के बगीचे ने हमें आनुवंशिकता के वो बुनियादी नियम सिखाए जो आज बायोलॉजी और मेडिसिन की हर शाखा की नींव हैं। उन्होंने हमें जीन, डोमिनेंस और संभावना के नियमों के बारे में बताया, जिससे हमारा विज्ञान हमेशा के लिए बदल गया। तो मेंडल ने हमें जेनेटिक्स की रूल बुक दी। आज जीन एडिटिंग जैसी तकनीकों के साथ हम न सिर्फ उस कोड को पढ़ रहे हैं, बल्कि उसे फिर से लिखने की शुरुआत भी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो हमें हमारे जैविक भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।